बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम बात कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है इस एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अम्ब्रेला एक्टिविटी के अंदर जो है वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने से पहले अहम चीज कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले रूट्स ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कहां से हुई, हिस्ट्री कहां से इसकी स्टार्ट हो रही है। तो ये 90s के अंदर केंट बेक एक ऑथर था जिसने बुक लिखी थी और उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो दिए थे और उस कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि कोड लिखने से पहले जो है वो आपने उसका टेस्ट जो है वो लिखना है। उसके अलावा उसने आइडिया जो है वो पेयर प्रोग्रामिंग का दिया था। लेटर ऑन इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि पेयर प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है। और उसके बाद एक्सपीरियंस्ड फॉर टीम्स बिटवीन 2 to 12 मेंबर्स जो है वो टीम का कॉन्सेप्ट भी उसने दिया था। उसके बाद अगर हम स्ट्रीम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो बेस्ट नोन मोस्ट वाइडली यूज्ड एजाइल मेथड जो है वो हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ही है। दोबारा से बताता चलूं कि एजाइल मेथड जो है वो हमारे पास अम्ब्रेला एक्टिविटी है जिसके अंदर डिफरेंट हमारे पास मॉडल्स आ रहे हैं जिसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है या स्क्रम या क्रिस्टल या डिफरेंट है और उनमें से आज हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेस्ट नोन मोस्ट वाइडली यूज्ड एजाइल मेथड है ये। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग टेक्स एट एक्सट्रीम अप्रोच बाय आइटरेटिव डेवलपमेंट और इसमें आइटरेशन डेवलपमेंट होती है और एक्सट्रीम अप्रोच यूज होती है। और वो अप्रोच क्या, न्यू वर्जन्स में बी बिल्ड सेवरल टाइम्स पर डे और छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं और जो बिट्स हैं वो पर डे कई भी हो सकते हैं और इंक्रीमेंट्स जो डिलीवर किया जाता है कस्टमर को वो 2 वीक्स के अंदर किया जाता है और स्क्रम में ये टाइम जो है वो 4 वीक्स का होता है। All tests must be run to be every build and build is only accepted if tests are successfully और accepting test और unit test जो है वो इस बिल्ड के ऊपर लगते हैं और accepting test जो है वो अगर सक्सेसफुल होता है तो तभी ये एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद अगर हम XP वैल्यूज की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है, कम्युनिकेशन, सिंप्लिसिटी, फीडबैक, करेज, रिस्पेक्ट, 1 by 1 हम इनकी बात करते हैं। और XP वैल्यूज जो है वो क्या है, वो जो प्रोग्रामिंग का जनरल एटीट्यूड है वो चेंज करती है। टीम एज अ होल जो है वो इस माइंडसेट में आती है, इन वैल्यूज को अडॉप्ट करके उनका माइंडसेट जो है वो चेंज होता है और प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इन वैल्यूज के साथ बढ़ जाती है। तो ये वैल्यूज कौन सी है? फर्स्ट वन कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन जो है वो मेंबर्स के दरमियान भी हो सकती है और डेवलपर और मेंबर्स के दरमियान भी हो सकती है। और कम्युनिकेशन जो है वो जितनी ज्यादा होगी उससे फायदा ये होगा कि प्रॉब्लम्स जो है वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उनके सोल्यूशन के बारे में सोचा जाएगा। अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करते हैं तो चीजों को हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर सिंपल रखना है, कीप इट सिंपल। और इस अप्रोच के अंदर प्रोग्रामर जो है वो सिंपलेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और जो अनइम्पोर्टेंट थिंग्स है उनको फोकस जो है वो नहीं करते हैं। उससे फायदा ये होता है कि जो फीचर्स होते हैं जो उन्होंने डेवलप करने होते हैं उनको ज्यादा जो है वो टाइम मिलता है और उनके ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं और अनइम्पोर्टेंट थिंग्स के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करते हैं। और जो सिंप्लिसिटी है वो एक तरह की कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करती है। क्यों कि टीम अंडरस्टैंड्स द सोर्स कोड, टीम कोड जो है वो सिंपल होता है, टीम अंडरस्टैंड करती है तो वो फिर उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की डिस्कशन जो है वो कर सकती है। उसके अलावा अगर हम फीडबैक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो फीडबैक जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के जरिए ज्यादा इफेक्टिव है। कस्टमर शुड बी एबल टू एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म एज ऑफन एज पॉसिबल और जितनी मीटिंग ज्यादा होगी, कम्युनिकेशन ज्यादा होगी, कस्टमर चीजों को उतना क्रिटिसाइज करेगा और टीम उनको बेहतर से बेहतर करती जाएगी। करेज की अगर हम बात करते हैं तो विलिंगनेस टू टेल ट्रूथ, सच का आ जाए, सच कहने की करेज जो है वो टीम के अंदर होनी चाहिए। और सच जो है वो अगर अनप्लेजेंट भी है और उस स्पेसिफिक जो पर्सन है उसके अगेंस्ट भी जा रहा है तो भी करेज होनी चाहिए सच बोलने की। और अगर कोई एरर जो है वो पॉइंट आउट हुआ है तो ये भी करेज होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी
टीम की होती है, क्योंकि पूरी टीम जो है वो कॉमन गोल समझ के टास्क जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। तो लास्ट में अगर हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो रिस्पेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है काम के अंदर। चाहे वो रिस्पेक्ट जो है वो डेवलपर जो है वो एक दूसरे को दे, कि रिस्पेक्ट इन दी फॉर्म के एक डेवलपर दूसरे डेवलपर का जो कोड जो है वो उसको खराब ना करे, अल्टर ना करे। मैनेजर जो है वो अपनी टीम मेंबर्स को जो है वो रिस्पेक्ट दे। ये डिफरेंट एक्सपी वैल्यूज है। और इस जो एक्सट्रीम प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें, तो ये जो हमारे पास स्टार्ट ले रहा है यहां से प्लानिंग से हो रहा है। और प्लानिंग एक चीज यहाँ पे आपको समझनी बहुत जरूरी है कि जो आपके एक्सट्रीम प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है या इवन स्क्रम का है, लेकिन ज्यादातर एक्सट्रीम प्लानिंग के अंदर प्लानिंग और डिजाइन के ऊपर ऐसा जितना फोकस जो है वो नहीं किया जाता है। शॉर्ट प्लान किया जाता है, शॉर्ट डिजाइन किया जाता है। और उसकी वजह यह है कि अगर प्लान के ऊपर 10 से 15 दिन लगाए जाते हैं, बहुत जबरदस्त किस्म का प्लान किया जाता है, बहुत अच्छा डिजाइन किया जाता है, उसके बाद अगर कस्टमर जो है कोई इस तरह की चेंज जो है वो बता देता है, जिससे सारे का सारा प्लान जो है वो चेंज हो जाता है, तो फिर वो टाइम जो है वो जाया हो जाता है। तो इस वजह से एक्सट्रीम प्लानिंग के अंदर प्लानिंग को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, डिजाइन को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। लेकिन जो शॉर्ट प्लान होता है वो क्या है कि इसमें यूजर स्टोरीज होती हैं। यूजर स्टोरीज, जो यूजर होता है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो टास्क में, पॉइंट्स में, हेडिंग्स में नहीं बताता, वो स्टोरीज बता रहा होता है कि मुझे ये चीज जो है वो चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से काम कर रहा हो, इस तरीके से काम कर रहा हो। तो फिर वो जो यूजर स्टोरीज होती हैं उनको डिफरेंट किस्म की वैल्यूज दी जाती हैं। वैल्यूज देने का मकसद ये है कि प्रायोरिटाइज किया जाता है और टाइम जो है वो सिलेक्ट किया जाता है कि इस पे इतना टाइम लगेगा, इस पे इतना टाइम लगेगा। और उसके अलावा जो है वो टेस्टिंग जो है उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन जो है वो हर फेज के ऊपर जो है वो यूनिट टेस्टिंग, हर आइटरेशन के ऊपर यूनिट टेस्टिंग जो है वो की जाती है। और हर बिल्ड के ऊपर जो है वो एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो किया जाता है, और प्लानिंग के दौरान ही ये क्राइटेरिया टेस्ट का सेट कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद यहां से डिजाइन की तरफ जाते हैं। तो डिजाइन में CRC कार्ड्स जो हैं उनको ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इन कार्ड्स में ये चीज शो हुई होती है कि जो आपने यूजर स्टोरी से जो टास्क जो है वो गेट किए, जो अपने बिल्ड के अंदर इंप्लीमेंट करनी है, उन टास्क की, उन ऑब्जेक्ट्स की, उन क्लासेस की किसी दूसरी क्लासेस के ऊपर अगर कोई जो है वो डिपेंडेंस है, तो वो साथ शो हो जाए कि एक को चेंज किया जाए तो दूसरी चेंज उस पर ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा जो है डिजाइन में स्पाइक सॉल्यूशंस को भी जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अगर आप जल्दी से जो है वो कोई आपने चेंज करना है डिजाइन के अंदर, तो वो आप इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोटाइप भी कस्टमर को जो है वो चेंज करके शो करवा सकते हैं। फिर उसके बाद कोडिंग है। कोडिंग में रिफैक्टरिंग और पेयर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। पेयर प्रोग्रामिंग जो है उसमें वो दो लोग जो है वो बैठ के कोडिंग जो है वो कर रहे होते हैं। कहते हैं कि जी 4 eyes आर बेटर देन 2 eyes एंड 2 minds आर बेटर देन 1 mind। तो पेयर प्रोग्रामिंग में ये बड़ा अच्छा जो है वो है कि एक कोड लिख रहा होता है, दूसरा प्रोग्रामर उसको चेक कर रहा होता है, और किसी किस्म की कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वो वहां पे उसका सोल्यूशन निकालते हैं। रिफैक्टरिंग से मुराद ये है कि कंटिन्यूस कोड को ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि कोड का ऐसा कोई प्लान नहीं किया जाता है कि हमने प्लान किया, उसको अच्छे से डिजाइन किया और उसको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने कोड को लिखा है तो हम जल्दी से बिल्ड बना के कस्टमर को दिखाते हैं। तो कोड प्लान नहीं होता, तो हम रिफैक्टरिंग जो है वो कंटिन्यूस कर रहे होते हैं, कोड की भी और डिजाइन की भी, ताकि एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट बने। और उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग जो है, उसमें जो भी बिल्ड हमारे पास बनता है उसको टेस्ट किया जाता है थ्रू एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है, और वो अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर वो बिल्ड सक्सेसफुल कंसीडर किया जाता है। और उसके बाद जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट जो होता है वो एक कंप्लीट होता है और उसको रिलीज किया जाता है, और साथ जो है वो वेलोसिटी जो है वो भी कंप्यूट की जाती है। प्रोजेक्ट की जो वेलोसिटी है हमारे पास वो हर रिलीज के बाद जो है वो काउंट की जाती है। और इस वेलोसिटी से मुराद ये है कि हमारा ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, इस इंक्रीमेंट जो है पे कितना टाइम जो है वो हमारा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारे पास इंक्रीमेंट आएंगे उन पे एक्सपेक्टेड हमारे पास टाइम कितना है, तो वो वेलोसिटी काउंट कर ली जाती है। उसके बाद फीडबैक लूप की, अगर हम एक्सपी फीडबैक लूप की अगर हम बात करें, तो वही जो जिन चीजों की हमने अभी बात की है, सबसे पहले कोड होता है, कोड थ्रू पेयर प्रोग्रामिंग होता है, फिर उसकी यूनिट टेस्टिंग होती है,
टेस्टिंग के बाद जो है वो नेगोशिएशन होती है चेंजिंग के मुतालिक, और फिर स्टैंड अप मीटिंग होती है डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ, एक्सेप्ट टेस्ट होते हैं, आइटरेशन प्लान और रिलीज प्लान हमारे पास होता है। अगर हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के जो हमने डायग्राम के अंदर डिफरेंट फेजेस देखें, उन फेजेस की वन बाय वन अगर हम डिटेल बात करें तो सबसे पहले एक्सपी प्रोग्रामिंग के अंदर प्लानिंग का फेज है हमारे पास। प्लानिंग बिगिंस विद द क्रिएशन ऑफ यूजर स्टोरीज। हमने बात की कि यूजर स्टोरी क्या चीज है। एजाइल टीम असेसेस ईच स्टोरी एंड असाइन सम कॉस्ट, और यूजर स्टोरीज या वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो टीम है वो असेस करती है और फिर उसको कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो असाइन करती है। कॉस्ट असाइन करने से मुराद यहाँ पे ये है कि कौन सी जो मोर देन वन स्टोरी भी हो सकती है, कौन सी स्टोरी को हमने पहले जो है वो इंप्लीमेंट करना है, कौन सी स्टोरी को बाद में इंप्लीमेंट करना है, किसके ऊपर कितना टाइम लगना है, वो हमारे पास कॉस्ट होती है। और स्टोरीज आर ग्रुप्ड टू फॉर अ डिलीवरेबल इंक्रीमेंट्स, और स्टोरीज को जैसे मैंने कहा कि ग्रुप किया जाता है कि किस इंक्रीमेंट में किस स्टोरी को जो है वो डाला जाए, और उसके बाद एक कमिटमेंट जो है वो दी जाती है कि जो बिल्ड है हमारे पास या जो इंक्रीमेंट है हमारे पास उसकी डिलीवरी डेट जो है वो क्या होगी, और वो उस कॉस्ट की बेस के ऊपर दी जाती है। फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद प्रोजेक्ट की जो वेलोसिटी है वो भी कम की जाती है, यूज टू हेल्प डिफाइन सब्सिक्वेंट डिलीवरी डेट्स फॉर अदर इंक्रीमेंट्स, और जिससे एस्टिमेट लगाया जाता है कि बाकी जो इंक्रीमेंट्स हैं वो कितने टाइम के बाद हमारे पास आएंगे, जिसकी हमने डायग्राम में भी बात की है। अगर हम डिजाइन की बात करते हैं तो फॉलोज द केस कीप इट सिंपल प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई किया जाता है, ज्यादा डिटेल डिजाइन जो है वो नहीं किया जाता है। इंकरेज द यूज ऑफ CRC क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड्स जो है उनको इंकरेज किया जाता है, जो हमें डिपेंडेंस शो करते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स की, डिफरेंट क्लासेस की। और डिफिकल्ट डिजाइन प्रॉब्लम सजेस्ट द क्रिएशन ऑफ स्पाइक सोल्यूशन, और स्पाइक सोल्यूशन क्या है, डिजाइन प्रोटोटाइप है जो हम कस्टमर को शो करवा सकते हैं। और रिफैक्टरिंग को इनकरेज किया जाता है। तो रिफैक्टरिंग क्या है, आइटरेटिवली रिफाइन करना कोड को, ताकि एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट हो वो बेहतर से बेहतर हो, और रिफाइन करना जो है वो डिजाइन को, ताकि डिजाइन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होता रहे। कोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यूनिट टेस्ट जो है वो पहले से डिजाइन कर लिए जाते हैं, फर्स्ट स्टोरी बिफोर कोडिंग कमनेस, और पेयर प्रोग्रामिंग जो है वो उसको इनकरेज किया जाता है। अगर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग टेस्टिंग की हम बात करते हैं तो ऑल यूनिट टेस्ट आर एग्जीक्यूटेड डेली, और एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो हर जो हमारे पास बिल्ड जो बनता है हमारे पास उसके एंड पे किए जाते हैं, और तभी ही वो इंक्रीमेंट वो बिल्ड जो है वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में होता है। उसके बाद अगर हम एक्सपी और एजाइल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको देखें तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के एजाइल प्रिंसिपल्स को जो है वो यूज कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही, वो हम देखते हैं। तो हमने कहा कि एजाइल प्रिंसिपल जो है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होती है, तो एक्सपी में भी हमने स्टार्ट में ये कहा है कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होती है, और स्मॉल फ्रीक्वेंट सिस्टम रिलीजेस आती है हमारे पास। फिर हमने कहा है कि कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो एजाइल प्रिंसिपल में हमने कहा था होती है, तो एक्सपी में भी हमारे पास क्या है, फुल टाइम हमारे पास कस्टमर एंगेजमेंट होती है टीम के साथ। फिर हमने एजाइल में कहा था पीपल नॉट प्रोसेस है, तो वही एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में भी है, थ्रू पेयर प्रोग्रामिंग collective ownership and a process that avoids non-working hours है। चेंज जो है वो एजाइल में एंड रोल था, तो यहाँ पे एक्सपी में भी सपोर्टेड थ्रू रेगुलर सिस्टम रिलीजेस, और मेंटेनिंग सिंप्लिसिटी जो है थ्रू कांस्टेंट रिफैक्टरिंग ऑफ कोड। तो एक्सपी जो है एजाइल प्रिंसिपल सारे के सारे इंप्लीमेंट करती है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर। की पार्ट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का रोल ऑफ द कस्टमर जो है वो क्या है, स्टोरीज जो है उनको डेवलप करना, रिक्वायरमेंट्स को जो है वो बताना, रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना, और इंक्रीमेंट जो है वो करवाना, रिलीज के लिए एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो करना, और फिर अपनी बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताना। और रिक्वायरमेंट्स सिनेरियोज की अगर हम बात करें तो यूजर रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज सिनेरियोज और यूजर स्टोरीज। डायरेक्ट जो है वो रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई जाती इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ टास्क जो है वो स्टोरीज की फॉर्म में बताई जाती है, सिनेरियोज की फॉर्म में बताई जाती है, और ये स्टोरी कार्ड के ऊपर जो है वो लिखी जाती है, और फिर जो है वो टीम उसको टास्क के अंदर ब्रेक डाउन करती है, और फिर किस रिलीज के अंदर उनको शामिल करना है वो
प्रायोरिटाइज उन टास्क को किया जाता है और एस्टिमेट किया जाता है स्केड्यूल्स जो है। उसके बाद स्टोरी कार्ड्स की अगर हम बात करें, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, प्लानिंग में भी हमने बात की थी, तो ये हमारे पास वो स्टोरी कार्ड है। ये 10 to 20 प्लस लाइंस का भी हो सकता है। कस्टमर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स इस तरीके से बताता है, वो स्टोरी कार्ड के ऊपर वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिखी जाती हैं, जिसमें से यहाँ पे वो कह रहा है प्रिंट ओनली आर्टिकल, तो यहाँ से प्रिंट का एक टास्क जो है वो ले लिया गया। उसके अलावा डिफरेंट कॉपीराइट्स का जो टास्क है वो यहाँ से ले लिया गया। तो इस तरीके से स्टोरी से टास्क जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे फिर एक्सपी एंड चेंज, इसकी हम बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ पे देखें जो हमारे पास वो स्टोरी थी, फिर उससे ये टास्क जो है वो इस तरीके से निकाले जाते हैं। इंप्लीमेंट प्रिंसिपल वर्कफ्लो, इंप्लीमेंट आर्टिकल कैटलॉग एंड सिलेक्शन, इंप्लीमेंट पेमेंट कलेक्शन जो है वो उस तरह से वो स्टोरी कार्ड से टास्क जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। और किसी एक टास्क की फिर आगे डिटेल भी दी जा सकती है कि एम्बिग्विटी से बचा जाए। अगर हम एक्सपी एंड चेंज की बात करते हैं, तो एक्सपी जो है वो चेंज, एक्सपी और चेंज की अगर बात हम करते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कन्वेंशनल विजडम भी ये कहती है कि डिजाइन आपका ऐसा होना चाहिए जो लेटर ऑन चेंज हो सके, और जो टाइम और एफर्ट उसके ऊपर स्पेंड की जाती है वो एंटिसिपेट कर सके चेंज को। और उसका फायदा ये होगा कि लेटर ऑन लाइफ साइकिल के अंदर अगर उसमें कोई चेंज जो है वो करनी पड़ जाए तो उस पर कम से कम कॉस्ट जो है वो लगेगी। XP however maintains that this is worthwhile as the changes cannot be reliably anticipated whether it proposes constant code improvement। तो आपकी जो XP है वो कंटिन्यूस कोड की इंप्रूवमेंट कर रही होती है, रीफैक्टरिंग कर रही होती है, और चेंजेस जो हैं उसमें इजी इंप्लीमेंट हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम XP एंड चेंज की बात, अगर हम रीफैक्टरिंग की बात करें, तो स्टार डायग्राम में भी हमने रीफैक्टरिंग की बात की थी। यहाँ पे डिटेल है उसकी कि रीफैक्टरिंग से क्या मुराद है। रीफैक्टरिंग से मुराद ये है कि कोड की इंप्रूवमेंट की जाती है। इंप्रूवमेंट क्यों की जाती है? क्योंकि प्लान या डिजाइन जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, और जो कोड लिखा जाता है वो किसी किस्म की कोई स्टैंडर्ड को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा होता है कि हम ये कहें कि हम बड़ा प्लान करके कोड को जो है वो लिख रहे होते हैं। तो इसलिए उसमें काफी कोड जो है वो मैसी का तरह का हो जाता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, समझना उसको मुश्किल हो जाता है। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कोड को जो है रीऑर्गेनाइज किया जाता है, री रिटर्न किया जाता है टू मेक इट मोर एफिशिएंट और इजियर टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए। Refactoring is required because frequent releases mean that code is developed incrementally and therefore tends to become messy. Refactoring should not change the functionality of the system. तो refactoring जो है वो किसी किस्म की कोई चेंज नहीं करती। जो पहले से प्रोजेक्ट काम कर रहा होता है, कोड के चेंज करने के बाद भी वही काम कर रहा होता है, और उसके ऊपर अगर हम कोई टेस्ट लगाते हैं तो वो टेस्ट भी सक्सेसफुल होता है। सिर्फ चेंज ये है कि कोड को ऑप्टिमाइज किया जाए, सिंपल किया जाए, इजी टू अंडरस्टैंड जो है वो किया जाए। उसके बाद टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, तो टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, कोड जो है वो लिखने से पहले टेस्ट जो है वो लिखा जाता है। इंक्रीमेंटल टेस्ट डेवलप फ्रॉम सिनेरियोस, यूजर इन्वॉल्वमेंट इन टेस्ट डेवलपमेंट एंड वैलिडेशंस। ऑटोमेटिक टेस्ट हार्नेस आर यूज्ड टू रन कंपोनेंट टेस्ट ईच टाइम दैट इज अ न्यू रिलीज इज बिल्ड। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्सपी जो है वो टेस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है। उसकी वजह से हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है हमारे सामने आती है, और कोड लिखने से पहले भी यूनिट टेस्ट जो है, और जब एक हमारे पास रिलीज आ जाती है तो उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो लगाए जाते हैं, और जो हमारे पास इंक्रीमेंट आता है उसको एरर फ्री बनाया जाता है। टास्क कार्ड फॉर डॉक्यूमेंट, इसकी हम अभी बात कर चुके हैं। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें, तो ये लेटर ऑन जो हमारा टेस्टिंग का होगा वीडियो, उसमें भी आप डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें टेस्ट क्रेडिट कार्ड वैलिडिटी जो है उसको अगर हमें चेक करना है, तो उसमें हम डिफरेंट किस्म के टेस्ट लगाते हैं, जिसमें हमें ये चेक करना है कि कितने बाइट्स का स्ट्रिंग यूज हो रहा है, कार्ड का नंबर जो है वो क्या है, नंबर जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो इस तरीके के हम टेस्ट जो है वो लगाते हैं। कार्ड जो है वो वैलिडिटी उसकी है एक्सपायर, तो वो नहीं हो गया होगा, इस तरह के टेस्ट लगा के हम चेक करते हैं, और टेस्ट केस की डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं। पेयर प्रोग्रामिंग की भी हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पे थोड़ी डिटेल से है कि एक्सपी प्रोग्रामर्स वर्क इन पेयर्स, दो लोग इकट्ठे बैठ के जो है वो काम करते हैं, कोड को डेवलप करते हैं, और ये हेल्प करता है कॉमन ओनरशिप को और कोड को और नॉलेज को स्प्रेड करने में हेल्प करता है।
डिफरेंट टीम मेंबर्स के दरमियान, सर्व्स एज एन इनफॉर्मल रिव्यू प्रोसेस एज एच। इनफॉर्मल रिव्यू प्रोसेस है, कोड को ये देखा जाए कि इसमें किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है, और एक आदमी जो है वो कोड को कंटिन्यूस जो है वो लुक कर रहा होता है और दूसरा कोड को लिख रहा होता है, और ये रीफैक्टरिंग को भी इनकरेज कर रहा होता है, साथ साथ कोड को वो ऑप्टिमाइज भी कर रहा होता है। होल टीम कैन बी बेनिफिट फ्रॉम दिस। Measurement suggests that development productivity with pair programming is similar to that of two people working independently. तो उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ एक्सपी की अगर हम बात करते हैं तो टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग किस तरीके से है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एक्सपी फोकसेस ऑन टाइमली डिलीवरी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। इन टाइम डिलीवरी होती है, लेट जो है वो इसमें टॉलरेट नहीं किया जाता, लिहाजा टाइम सेविंग है। उसके अलावा कॉस्ट जो है वो सेविंग है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, डिजाइनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस जो है वो नहीं किया जाता है। एक्सट्रीमली सिंपल कोड जो है वो लिखने की कोशिश की जाती है, और उसके अलावा प्रोसेस ऑफ एक्सपी इज विजिबल एंड अकाउंटेबल है डेवलपर्स के लिए, जो बाकी स्टेक होल्डर्स है उनके लिए वो कंटिन्यूस प्रोग्रेस जो है वो देख रहे होते हैं। उसके अलावा कांस्टेंट फीडबैक जो है वो इसमें इसकी स्ट्रॉन्ग साइड है, और नेसेसिटी टू लिसन एंड मेक एनी चेंजेस नीडेड इन टाइम, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो फीडबैक जितना जल्दी आएगा उतनी जल्दी चेंज जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग फोकस्ड ऑन द कोड रेदर देन डिजाइन। तो अगर डिजाइन या प्लान के ऊपर ऐसा अगर फोकस नहीं किया जाएगा, कोड के ऊपर सिर्फ फोकस किया जाएगा, तो फिर हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट जो बनेगी, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमारे पास आएगी, वो मार्केट में सेल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रीफैक्टरिंग ऑफ डिजाइन या रीफैक्टरिंग ऑफ कोड में उसको इंप्रूव किया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी जो है वो ये खदशा है कि तो वो मार्केट में सेल होने में एप्लीकेशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। एक्सपी प्रोजेक्ट्स द डिफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट ऑलवेज गुड। Lack of defect documentation will lead to the occurrence of similar bugs in the future. Documentation के ऊपर इतना फोकस इसमें नहीं किया जाता, और जो bugs हैं वो फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो तो बग को कंट्रोल किया जा सकता है। Does not measure code quality assurance. It may cause defects in initial code. ये भी है, और XP is not the best option कि प्रोग्रामर्स आर सेपरेटेड जियोग्राफिकली। अगर प्रोग्रामर्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं तो एक्सपी जो है वो सूटेबल हमारे लिए नहीं होगी। उसके बाद व्हेन टू यूज एक्सपी, जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है वो हमें कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन से ऐसे जो हमारे पास सिनेरियोज हैं जहां पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये है कि एक्सपेक्ट दैट द सिस्टम फंक्शनैलिटी टू चेंज एवरी फ्यू मंथ्स, जहां पे सिस्टम जो है वो कंटिन्यूस चेंज हो रहा हो अप टू मंथ्स, वहां पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सपीरियंस कांस्टेंट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स और वर्क विद कस्टमर हु आर नॉट श्योर व्हाट द सिस्टम डू, और रिक्वायरमेंट्स अगर कस्टमर जो है वो प्रॉपर ना दे सके और प्रॉपरली एक्सप्लेन ना कर सके और उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हो तो भी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इस्तेमाल की जा सकती है। Want to mitigate project risk, especially around tight deadlines, और प्रोजेक्ट रिस्क अगर हो, डेडलाइंस मीट जो है वो आप सूरत में करनी हो और इन टाइम डिलीवरी करनी हो तो एक्सपी सूटेबल है। इंक्लूड अ स्मॉल नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स बिटवीन 2 to 12, जहां पे हमारे पास प्रोग्रामर्स की टीम इतनी हो तो एक्सपी सूटेबल है। विल टू वर्क क्लोजली विद कस्टमर, जब कस्टमर आपकी टीम का हिस्सा हो, आपके पास हो, आप उससे रिक्वायरमेंट्स ले सकते हो, तो आप ये एक्सपी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएट ऑटोमेटेड यूनिट एंड फंक्शनल टेस्ट, जहां पे आप जो है वो यूनिट और एक्सेप्टेंस और फंक्शनल टेस्ट जो है वो आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर सकें तो आप एक्सपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी लाजमी दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।